नवपाषाण काल का मानव जब खेती करने लगा तो संग्रहण और आवश्यक हो गया और खेती करने के कारण संग्रहण की आवश्यकता ने उसे इस बात के लिए मजबूर किया कि वह संग्रहण करने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ ईजाद करे जिसमें उसे रख सके, और वह चीज़ कहलाती है बर्तन। इसी से मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ, फिर पक्की मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। संभवतः अनाज को रखने के लिए और उसके साथ ही साथ तरल पदार्थों को रखने के लिए भी बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी और पड़ी होगी, और फिर मिट्टी के, पकी मिट्टी के बर्तन इसी तरह बनाए जाने लगे, उसका आविष्कार हुआ। आखिर जब भोजन बनाने लगे, भोजन पकाने लगे, तो भोजन को रखने और उनको पकाने के लिए उन्हें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जिसे हम बर्तन कह सकते हैं, और यहीं से बर्तन के आविष्कार हुए जिसमें अनाज और द्रव्य पदार्थ भी रखे जा सकें और आग के ऊपर रखकर उसे पकाया भी जा सके, चढ़ाया भी जा सके। नवपाषाण काल में टहनियों से बनी टोकरियां फल फूल रखने के काम आती थी, सूखी चीज़ों को रखने के काम आती थी। द्रव्य पदार्थ, लिक्विड पदार्थों को रखने के लिए मिट्टी से बर्तनों को पोत दिया जाता था, और यह भी संभव है कि कभी ऐसी कोई टोकरी आग में गिर गई और उसके तिनके जल गए और मिट्टी की तह आग में पककर एक तश्तरी की तरह रह गई हो। बस यहीं से पकी मिट्टी की तश्तरी का आविष्कार हुआ होगा। तो इस बात को कहने का मतलब यह है कि कई आविष्कार तो पर चांस हुए, अचानक हुए, कोई वैज्ञानिक सोच की प्रक्रिया में नहीं हुए, बल्कि अचानक कुछ घटना घटी, घटना को उसने देखा और देखने के बाद उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और देखिए कैसे शायद तश्तरी का आविष्कार हुआ होगा। अब पकी मिट्टी की इस तश्तरी पर पानी का कोई असर नहीं हुआ, तो पकी मिट्टी ना तो पानी में घुल सकती थी और ना पानी में घुलकर नष्ट होती थी। यहीं से मिट्टी को पकाने की बात शुरू हुई होगी। आदमी ने मिट्टी को पकाना सीखा होगा और फिर मिट्टी पकाकर उसे आकार देना सीखा होगा। इस प्रकार बर्तन, पक्के बर्तन ईजाद हुए। इस काल ने पक्के बर्तनों को देखा पहली बार। नवपाषाण कालीन युग गोल पट्टियों और रेशों की रस्सियों को तैयार करने के लिए भी जाना जाता है। इस काल में रेशों की रस्सियां तैयार हुई। जैसे ऊन तैयार किया आदमी ने, उसी प्रकार कपास का उत्पादन करके उसने रेशों की रस्सियां भी तैयार की, और इसीलिए करघा भी पाया जाता है। कुंडली वाले गोल बर्तन जल्दी बनाना सीख लिया। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी में रेत, कुटा हुआ भूसा डालकर लंबी रस्सी भी बना लेते थे ताकि टोकरियां बनाने के काम आ जाए। इस प्रकार इस काल ने बहुत तेजी से प्रगति देखी इस कला में। रस्सियों की कुंडलियां बनाकर उसे एक दूसरे के ऊपर रखकर उसको चिपका भी लेते थे, किनारे तक ले जाते थे और गीले हाथों से चिकना कर देते थे। इन्होंने जल्दी ही अपनी मिट्टी के बर्तनों को तेज आग में रखा होगा, जिसका तापमान समझ सकते हैं 600 डिग्री होगा, और इस प्रकार पकाना सीख लिया। आग में पकाने से मिट्टी के बर्तन को उसने सख्त होते हुए देखा, उस पे पानी का कोई असर ना होते हुए देखा, और इस प्रकार उसने महसूस किया कि मिट्टी के बर्तन, पके हुए बर्तन बहुत मजबूत हैं, और मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण युग की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता मानी जा सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह का पकाने के, मिट्टी को पकाने से क्या क्या परिवर्तन उसमें आया होगा। बर्तनों में तो आया ही, उसकी ईंटें भी अब पक्की बनने लगी, तो मकान भी पक्के बनने लगे। नवपाषाण काल की विशेषताओं की यदि हम बात करें, अन्य विशेषताओं की, तो उसमें एक 8वीं विशेषता जो है उसे हम कह सकते हैं समाज का जन्म। नवपाषाण काल वह काल है जब एक
व्यक्ति से समाज की कल्पना सामने आई। आखिर ये कैसे हुआ होगा, और इसमें भी कई 100 वर्ष लगे होंगे। कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण, घर बनाना, जानवरों को पालना, इन चीज़ों में उसे एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत जरूर पड़ी होगी, और इसी सहयोग की आवश्यकता ने उन्हें साथ में रहने के लिए और साथ ही सुरक्षा की आवश्यकता ने उन्हें साथ में रहने के लिए विवश किया होगा। यहीं से कबीलों का निर्माण हुआ होगा, ऐसा माना जा सकता है। कबीले आए होंगे, एक तरह का, एक खास विचारधारा, एक खास तरह के जीवन यापन करने वाले लोगों का एक गुट। फिर ये लोग सामुदायिक हुए होंगे। ये जो कबीले थे, इनका एक तरीके से अपना गोत्र बना होगा। तो सामुदायिक भावना और गोत्र, इन दो को लेकर फिर समाज बना। अगला कदम समाज बना। सामुदायिक भावना, जिसको हमने बताया कृषि या गृह निर्माण या अन्य चीज़ों में सहयोग की आवश्यकता ने, और गोत्र यानी एक ही कबीले के लोगों का एक ही तरह की विचारधारा होने से जो बात पनपी। तो इस प्रकार समाज का जन्म हुआ। फिर सामूहिक संपत्ति की भावना आई होगी, विवाह की भावना आई होगी, और उसके बाद परिवार। तो इस प्रकार नवपाषाण काल ने, या उस काल की एक विशेषता ये भी मानी जा सकती है कि इस काल में समाज का उद्भव हुआ। इसी काल की अगली विशेषता राजनैतिक ढांचा या राजनैतिक संगठन की शुरुआत। कल्पना करिए, राजनैतिक संगठन की शुरुआत उस काल में कैसे हुई होगी, क्या हुआ होगा जिससे एक राजनैतिक आवश्यकता महसूस की गई। ऐसी कल्पना की जाती है कि संभवतः जिस कबीले का जिक्र मैंने किया है, इन कबीलों का एक एक सरदार, एक दो सरदार रहे होंगे। जो सरदार उस कबीले के लोगों के लिए एक सम्माननीय व्यक्ति रहा होगा, जिसके आदेशों का, आज्ञाओं का पालन उस कबीले के लोग करते रहे होंगे। और साथ ही सरदार भी अन्य कबीलों से या अन्य वस्तुओं से लड़ाई के समय पर, जरूरत पड़ने पर इस कबीले को नेतृत्व देता रहा होगा। यही नेतृत्व बाद में धीरे धीरे एक तरीके से इस नेतृत्व ने, इस कबीलाई नेतृत्व ने एक तरीके से एक राजनीतिक रूप लिया और राज्य में अपने को परिवर्तित किया। एक ढांचा बना जिसे हम राज्य कहते हैं। अगली विशेषता नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल, जैसा कि आप काल से ही समझ रहे हैं, बहुत कम समय का काल है और इसने त्वरित परिवर्तन देखे। प्रारंभिक परिवर्तनों को तो बहुत समय लगा, पर बाद के जो परिवर्तन हुए, बाद के जो जीवन यापन का ढंग बदला, उसमें इतनी तेजी से परिवर्तन हुए कि उसमें समाज आया, परिवार आया, वैवाहिक पद्धति आई, राजनीतिक संगठन आया, और उसके साथ ही भाषा का विकास इसी काल में देखा गया। पूर्व में जैसे बताया गया कि ध्वनि मात्र केवल कुछ इशारों के लिए होती थी, उस ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता था। हाव भाव और भाव भंगिमा से तत्कालीन मानव अपने समूह के लोगों को संबोधित करता था। लेकिन भाषा का विकास नवपाषाण काल की शायद सबसे अभूतपूर्व, सबसे अहम घटना मानी जा सकती है। इसका प्रमाण नहीं है कि इस काल में लेखन कला प्रारंभ हुई हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन इस बात के प्रमाण बहुत हैं कि भाषा का विकास, भाषा की व्युत्पत्ति इस काल में कुछ शब्दों के साथ हुई होगी, और ऐसे ही शब्दों का भंडार बढ़ता चला गया होगा और फिर उसने भाषा का रूप लिया होगा। हर कबीले के अपने शब्द भंडार थे, हर कबीले की अपनी भाषा थी और अपने संकेत का तरीका था। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि शब्द भंडार बढ़ते बढ़ते प्रत्येक कबीले की भाषाएं बनी, प्रत्येक कबीले के अपनी खुद की शैली बनी, और इस प्रकार जितने कबीले उतनी भाषाएं। नवपाषाण काल की अंतिम विशेषता, और वह
चाक का आविष्कार। चाक क्या है? कुम्हार जिससे मिट्टी के बर्तन बनाता है, ये चाक तक पहुंचने का जो विकास है, मानव विकास, यह बड़ा रोचक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और संभवतः इसकी शुरुआत कैसे की हुई होगी, कि उसने चाक का आविष्कार कैसे किया होगा, यह भी एक सोचने की बात है। और पुरातत्ववेत्ता या जो लोग मानव विकास इतिहास का अध्ययन करते हैं और उस पर अपने विचार रखते हैं, उन्होंने समझा है कि शायद इसकी सर्वप्रथम शुरुआत हुई होगी जब उसने पेड़ों की गोल टहनियों को धक्का दिया होगा। और धक्का देने से उसने देखा कि एक धक्के से वो टहनियाँ या पेड़ के तने गोल होकर थोड़े दूर चले जाते हैं। तो शायद उस तनों के माध्यम से उसने समझा कि एक सामान को दूसरे जगह भी इस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए जो चाक बना, उसकी बनाने की शायद शुरुआत उन लकड़ी के तनों को जब काटा गया होगा, वर्टिकल रूप से जब काटा गया, तो काटने के बाद जो उसमें गोलाकार लकड़ी का जो गोल तना निकला, संभवतः वहीं से चाक की व्युत्पत्ति हुई होगी, ऐसा पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है। और फिर उसके साथ पहले पेड़ के गोल तने हुए, फिर उसके बाद एक दूसरी जगह ले जाने के लिए ढकेलने की कला उसने सीखी, और उसके साथ ही फिर पहिएदार गाड़ी, पहिएदार रथ, ऐसा सब ईजाद हुआ होगा। मेरे लिए ये सब आप लोगों को बताने में, मैं पुनः कहना चाहूँगा, मात्र कुछ समय लगता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आदमी ने जब पहली बार तने को ढकेला, और जिस समय ढकेला और जिस समय पहली बार उसने चाक बनाया, इस दोनों के बीच में कई हजारों वर्षों का अंतर रहा होगा। ये प्रक्रिया बहुत क्रमिक, बहुत धीमी थी, लेकिन यह नवपाषाण युग की घटना है। ऐसा संभावना है कि शायद नवपाषाण युग के काल में ही मनुष्य ने चाक सीखा, पहिया सीखा और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कला सीखी। नवपाषाण कालीन के लोगों के धर्म विश्वास की यदि बात करें तो ये कहा जा सकता है कि मृतक लोगों की क्रियाओं में वे हथियार, मिट्टी, बर्तन आदि तो रखते ही थे, और शायद अभी भी उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, यानी पुनर्जन्म में भी विश्वास था। साथ ही उसका ये भी विश्वास रहा होगा कि मृत पूर्वजों के शव जो जमीन के नीचे गड़े हैं, उनकी आत्माएं फसलों को बढ़ाती हैं, क्योंकि शव तो गाड़ दिए गए लेकिन वहाँ खेती भी करते थे। तो उन्होंने देखा कि उत्पादन हो रहा है अच्छा, तो उनको लगता था कि शायद ये उत्पादन अच्छा इसलिए हो रहा है कि मृतात्मा जो दफनाई गई हैं, वे लोग फसलों की वृद्धि करते हैं, उसकी वृद्धि में सहायता देते हैं। ऐसा भी उनका विचार था। इस काल के लोगों का कुल चिन्ह, जिसे टूम कहते हैं, TOMB, उसमें विश्वास था। ये लोग किसी पशु या पौधे की आकृति को अपनी जाति या समूह का चिन्ह मान लेते थे, और जब किसी दफनाते थे तो उस कुल चिन्ह को उसके ऊपर रख देते थे। ऐसे लोगों का विश्वास था कि पशुओं और मनुष्यों के पूर्वज एक ही हैं, और पशु भी मनुष्य के मित्र अथवा रिश्ते थे, क्योंकि वे उसे भोजन देते थे। ऐसा विश्वास उन लोगों का था। इसीलिए कुल चिन्ह के रूप में वे पशु हों या पक्षी हों, उसको स्वीकारते थे। जब मनुष्य ने खेती आरंभ की, उस समय उसका जीवन सुरक्षित नहीं था, क्योंकि जानवरों से वो नहीं बच सकता था। हमेशा इस बात का डर रहता था कि कोई पालतू जानवर, कोई विपत्ति फसल पे ना आ जाए, कोई पालतू जानवरों का शिकार न कर बैठे,
और कोई भी इस कृषि को खत्म कर सकता है। ये असुरक्षा की यही भावना और प्रकृति को समझने की कला उसमें नहीं होने के कारण पशु विशेष के कल्याण के साथ उसका जो बंधन हुआ वह यहाँ पे दिखाई देता है। कैसे? मनुष्य ने अपने पूर्वजों एवं रक्षकों के प्रति कुछ पशुओं या आकृतियों को अपने कुल का चिन्ह मान लिया और इस प्रकार प्रत्येक समूह का एक कुल चिन्ह हो गया। अपने कुल चिन्ह से वे बड़े सद्भावनापूर्ण व्यवहार करते थे और कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करते थे। जादू टोना, भूत प्रेत, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, इन चीजों का अस्तित्व, इन भावनाओं का अस्तित्व भी इस काल में देखा जाता है। मनुष्य देवताओं को खुश करने के लिए अब पशुओं की बलि भी देने लगा। प्राकृतिक शक्तियों को खुश करने के लिए बलि भी देने लगा। पृथ्वी, जल तथा सूर्य, इनकी पूजा इस काल में आरंभ हो गई। और जैसा मैंने कहा, जिन चीजों को, जिन प्राकृतिक घटनाओं को वह समझ नहीं पाया, उनको पूजने लगा। पृथ्वी क्या है वह समझ नहीं पाया तो उसे पूजने लगा। जल क्या है, क्या कैसे आता है वह समझ नहीं पाए तो पूजने लगा। ऐसे ही सूर्य, इसकी भी पूजा करने लगा। विश्व के अनेक भागों में नवपाषाण कालीन बस्तियों में मिट्टी की बनी स्त्रियों की मूर्तियां मिलती हैं, जो इस बात को सिद्ध करती हैं या इस बात का परिचायक हैं कि वे लोग मातृदेवी में विश्वास करने लगे थे। और जब जमीन पर खेती करने लगा तो पृथ्वी को माता माना और छोटी मूर्तियों पर विश्वास कर वह उन्हें मातृदेवी का रूप दे उन्हें पूजा करने लगा और ऐसा मानने लगा कि इसकी पूजा से जमीन की जो क्षमता है फसल देने की वह बढ़ जाती है। जैसा उसने माना कि शव को दफनाने से ये लोग फसल बढ़ाने में मदद करते हैं, उसी प्रकार उसने माना कि मातृदेवी की पूजा अर्चना से फसल बढ़ती है। उर्वरा शक्ति की उसे कोई जानकारी नहीं थी। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इन कालों में होने वाले जो परिवर्तन है इसकी चर्चा करते हुए हमने तत्कालीन मानव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की भी चर्चा की है। आखिर नवपाषाण काल में ऐसा क्या था? कुछ विचित्र तरह के उदाहरण इस काल में हमें देखने को मिले हैं। इस काल में समुदायों की और बाद के काल में समुदायों के कब्रगाहों में बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, विशालकाय पत्थर। और ये पत्थर मानो एक स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं। इसके साथ ही ये जो पत्थर हैं, कई बार देखा गया इन पत्थरों के ऊपर हॉरिजॉन्टल रूप से दूसरे पत्थर भी रखे गए हैं। ऐसे उदाहरण पश्चिमी यूरोप और दक्षिण भारत में भी हमें दिखाई देते हैं। अन्य महापाषाण, ये जो बड़े बड़े पत्थर थे इन्हें हम महापाषाण कह सकते हैं। और महापाषाण का अर्थ ही होता है बहुत बड़े पत्थर। कुछ महापाषाण तो ऐसे हैं जो एक तरीके से ऊंचे पत्थरों के ऊपर गोल मेज के आकार में रख दिए गए हों और इस प्रकार ये वृत्ताकार भी हो गए हैं। ये मेजनुमा जो ढांचा है, इनमें नीचे की तरफ कुछ इमारतें भी संभवतः दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार बहुत ऊंचे पाषाण पत्थर जो मेजनुमा हो और उसके नीचे कुछ इमारतें, और ऐसी संभावना है कि इन इमारतों में जो कमरे हैं, इन कमरों में शव रखे जाते थे। तो इस प्रकार तत्कालीन मानव शवों को इस तरीके से संजोता था, उसको इस तरीके से रखता था। ये महापाषाण कुछ देशों में ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य की पूजा के लिए भी इनका उपयोग होता था। इंग्लैंड में
हमें एक जगह मिली है जिसे स्टोन हेंज के नाम से जाना जाता है। स्टोन हेंज यह एक बहुत प्रसिद्ध इमारत है। जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, एक अलग ढंग का यह दृश्य है। ये अर्धवृत्ताकार है और इसके कुछ भाग के ऊपर डॉट के साथ ऐसा कुछ बना दिया गया है जिससे वह द्वार की भावना देता है। तो ऐसा लगता है कि ये अर्धवृत्ताकार जो क्षेत्र है जिसमें डॉट की मदद से कुछ आकृति बनाई गई है, यह शायद इसके अंदर जाने का द्वार रहा होगा। स्टोनहेंज मानव विकास के इतिहास में एक बहुत अहम स्थान रखता है और यह एक विश्व की धरोहरों में भी गिना जाता है। अन्य युगों की कला के बारे में यदि हमने बात की, चाहे वो पुरापाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो, थोड़ा हम इस नव पाषाण काल की कला के बारे में जाने। इस समय कला बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी थी। चित्रकला और मूर्तिकला के तो बहुत उदाहरण मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन, शिला और गुफाओं में चित्रकारी, ये बहुत सामान्य बात इस काल में पाई जाती है। स्पेन में जो जगह मिली है वेलेंशिया, जो एक स्पेन की एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, वेलेंशिया की गुफाओं में चित्रकला के सबसे बेहतर नमूने मिले हैं। संगीत और मूर्तिकला भी इस काल में बहुत तीव्र गति से विकसित हुई। यदि मूर्तिकला की बात करें तो स्त्री और पुरुषों की अनेक मूर्तियां हाथी दांत की बनी हुई, पत्थर की बनी हुई हमें रूस में मिली है और उसके अलावा पश्चिमी फ्रांस में भी इसके बहुत से नमूने हमें मिले हैं। संगीत कला में इस काल में काफ़ी विकास हुआ और ढोल, सीटी, बांसुरी और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य वाद्य यंत्र इस काल में ईजाद किए गए, ऐसा पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है।